तो कल की पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे भैया आपका मोहम्मद बिन तुगलक को। मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक जो सोचता तो अच्छा था, विद्वान शासक था, लेकिन किस तरह वो विफल रहा और दुर्भाग्य समझो उसका कि समय ने उसका साथ नहीं दिया। नीतियां उसकी ठीक थी और उसने योग्यता को स्थान दिया था, उसने योग्य लोगों को आगे लाने की कोशिश की थी। उसी वजह से जो अमीर वर्ग था, अमीर थे ना तुर्कों में, जो तुर्क अमीर थे वो उसके खिलाफ भी हो गए थे, क्योंकि उसने बोला कि भाई योग्यता सर्वोपरि है। और योग्यता सर्वोपरि कह करके उसने हिंदुओं तक को स्थान देना शुरू कर दिया था अपने साम्राज्य में। तो क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध काफी हुआ और जो अमीर और उलेमा, उलेमा मतलब कि शिक्षा देने वाले लोग, तो ये अमीर और उलेमा वर्ग जब मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ हो गया तो ये लोग बड़े पक्ष में थे जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा उसके। ठीक है, मैंने बता दिया मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई थी जो थट्टा जगह है, थट्टा जगह में लू लगने की वजह से। थट्टा कहाँ पड़ता है? थट्टा पड़ता है सिंध में। ठीक है, सिंध में मतलब कि अगर पाकिस्तान, अगर आप देखोगे ना वर्तमान पाकिस्तान में अगर देखते हैं तो यहाँ ये थट्टा की स्थिति है, यहाँ थट्टा था, तो यहाँ अभियान में उसकी मौत हो गई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे थे हम, इसी को मैं बोलता हूँ एफएसटी। क्या बोलते हैं? एफएसटी बोलते हैं। इसका जो असली नाम था, असली नाम क्या था इसका? इसका असली नाम था कमालुद्दीन फिरो, कमालुद्दीन फिरो। ठीक है, पिता कौन है इसका? पिता है इसका रज्जब, रज्जब। कौन है? रज्जब। और ये रज्जब दरअसल में कौन है? ये गयासुद्दीन तुगलक का भाई है। किसका है? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने इस तुगलक वंश की स्थापना की थी, गयासुद्दीन तुगलक का भाई है। ठीक है भैया जी, चलो भाई। जो इसकी माता थी वो एक हिंदू थी, इसीलिए माता का जिक्र करना जरूरी है। जो इसकी माता थी, क्या बोला मैंने? बीबी ज़ैला, ये एक हिंदू हिंदू थी, बीवी ज़ैला। ठीक है, चलो कोई दिक्कत भाई? तो अब इम्पोर्टेंट बात है कि इसका एमबीटी का और इसका क्या रिलेशन हुआ। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का एमबीटी का चचेरा भाई हो गया, समझ गए ना? इनके पिता एमबीटी किसका पुत्र था? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था एमबीटी, और ये इसके भाई का पुत्र था, चाचा ताऊ के थे। तो क्या बोलोगे? एमबीटी का चचेरा भाई था, एमबीटी का चचेरा भाई था कौन? फिरोज शाह तुगलक। गद्दी पर आया था है, उलेमा वर्ग का बड़ा समर्थन था इसको, अमीरों का समर्थन था। लेकिन समस्या ये थी कि ये व्यक्ति शरीयत को लागू कर पाएगा या नहीं, शरीयत यानी कि मुस्लिम चीज़ों को लागू अच्छे से कर पाएगा नहीं। लोगों को शक क्यों था इसके ऊपर? क्योंकि इसकी माता हिंदू थी, तो लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट था। तो इसको खुद को प्रूव करना था कि हाँ मैं आप लोगों का एक सच्चा शासक हूं। ठीक है, इसका नाम हो गया, इसका पिता यानी कि भाई था किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। इसका भैया याद कर लेना, राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। क्या बोलोगे? 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो सल्तनत काल का वह शासक कौन है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? ठीक है, जैसे कि आपका औरंगजेब का भी होगा मुगल काल में 2 बार राज्याभिषेक। एक तो हुआ इसका थट्टा में। थट्टा क्या है? ये सिंध की राजधानी थी, सिंध की राजधानी। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई थी थट्टा में, तो वहां के अमीर और उलेमा वर्ग ने इसका वहीं पर राज्यारोहण कर दिया था। सिंध की कैपिटल थी ये, आप लोग याद रख लेना, थट्टा में। और दूसरा हुआ इसका दिल्ली में। कब हुआ? दिल्ली में। और दोनों के दोनों राज्याभिषेक इसके 1351 में ही हुए हैं। दूसरा कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। क्या बोलेंगे? दूसरा इसका दिल्ली में हुआ। सर जी आज मेरी फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छे बच्चे, स्वागत है। सर जी एमबीटी कौन था? एमबीटी बेटा ये लंबा रिश्तेदार है आपका, लंबा रिश्तेदार, बहुत लंबा रिश्तेदार है आपका। आप पता भी नहीं कर पाओगे आपकी इससे क्या रिश्तेदारी है। थोड़ा सोचो, अब आप पूछना अपने बड़े बूढ़ों से, रिश्तेदारियों में घूमो तो वो बताएंगे एमबीटी कौन था। चलो भाई बच्चे बता देना इस प्यारे मूर्ख साथी को कि एमबीटी कौन है। चलो भाई, मोहम्मद बिन तुगलक है मेरे लाल, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 2 बार राज्याभिषेक हुए, इस बात को याद रख लेना। गद्दी पर बैठते ही सभी नियम जितने थे, सभी 24 कर खत्म कर दिए। बोला ये कर, ये जो टैक्स हैं खत्म कर दिए, खत्म कर दिए। ठीक है, 24 कर खत्म कर दिए। यानी कि इसने बोला ये जो टैक्स हैं ये सारे के सारे शरीयत के अनुसार नहीं है, मुस्लिमों के अनुसार नहीं है, मुस्लिम धर्म के अनुसार नहीं है। तो सभी कष्टों को, तो अपनी इमेज बनाना चाह रहा है, एक उदारवादी इमेज।
और बहुत सारे काम करेगा जो संकट का कारण भी बनेंगे, दिल्ली साम्राज्य के लिए भी संकट का कारण बनेंगे। बहुत बढ़िया। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, देखो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि हमारा बच्चा नहीं जानता एमबीटी क्या, लिख लेना मेरे लाल। ऐसा हो सकता है बच्चे की पहली क्लास हो, है ना। किसी किसी को तो अब बूढ़ा हो जाएगा जब पता चलेगा देश की राजधानी कौन सी है। चलो, 24 कर खत्म कर देता है और 5 कर लगाता है, जिनमें से मुख्य 4 कर हैं। ठीक है, शुरुआत में इसने लगाए, और लिख लेना मुख्य 4 कर लगाए इसने, लगाएगा तो पांचवा भी, लेकिन मुख्य 4 करों का नाम आता है, मुख्य 4 कर लगाए। टैक्स, कर बोलते हैं टैक्स को। कौन कौन से टैक्स लगाए इसने, बोलो भैया, किसी बच्चे को पता हो तो बताएं कौन कौन से टैक्स इसने लगाए थे। पहला लगाया इसने खराज कर, कौन सा, खराज टैक्स लगाया। दूसरा इसने लगाया जजिया, जजिया, ठीक है, क्या था, जजिया था। तीसरा इसने लगाया आपका जक़ात, क्या बोलोगे, जक़ात कर लगाया, खराज लगाया था। और चौथा लगाया इसने खुम्स, क्या बोलोगे, खुम्स को। तो दरअसल में ये कर क्या है, इनको समझ लो अब एक बार। पांचवा भी लगाएगा, लेकिन पांचवा इसने बाद में लगाया था, ठीक है, ई पांचवा इसने बाद में लगाया था। इसको बोलते हैं हम सक ए हर्ब, क्या बोलते हैं, सक ए हर्ब। ये एक सिंचाई कर था। सिंचाई समझते हो, पौधों को जो पानी दिया जाता है, फसल को। तो इसने नहरें खुद रही थी ना, तो इसने बोला तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई है नहरें, तो सिंचाई कर भी लेने लगा, बोलने लगा कि हम ना होते तो आपको पानी ही नहीं मिलता। है अच्छी बात नहीं है। तो खराज कर की अगर हम बात करते हैं बच्चे, खराज कर भूमि पर लिए जाने वाला कर था, भूमि पर। देखो आपको पुरानी क्लासेस का ध्यान होगा, भू राजस्व है। जैसे कि मैंने बोला था आपसे, एक था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी 1/2 लिया था। 1/2 जो उसने लिया, वो उसने बोला किसके आधार पर, उपज के आधार पर। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज के आधार पर लिया। लेकिन जो एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, लिया इसने भी आधा 50% ही, लेकिन उपज के आधार पर नहीं लिया था इसने, मैंने बोला मैक्सिमम रेट पर तय कर दिया था। तो इसीलिए इसके समय पर मैंने बोला था आपसे कि विद्रोह भी हुआ, जिसके लिए इसने दीवाने अमीर को ही जैसे विभाग का गठन भी किया था। ठीक है, तो इसके समय पर खराज कर कितना लिया जाता था, ये दर थी 1/3 से लेकर के 1/6। उदारवादी शासक बन गया, बोला कि अगर उत्पादन ठीक है तो 1/3 ले लो, और जो उत्पादन कमजोर है तो फिर 1/6 ले लो, हल्के किसान से कम लो, 1/6 के लिए कह दिया। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला शासक कौन है, जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला। इसने बोला ब्राह्मणों पर जजिया लगेगा। भाई मैंने आपको पहले क्या बोला था बच्चा, पहले मैंने आपको बोला था कि एक जो शासक थे पहले, तो वो लोग ना तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाते थे, ना रोगी पर लगाते थे, ना महिलाओं पर लगाते थे, है ना, विधवाओं पर नहीं लगता था, तो उनको जजिया कर नहीं देना पड़ता था। तो कहने की बात है कि जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमेशा बोलना एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जकात, जकात क्या था, ये एक धार्मिक दान था, धार्मिक दान था। तो धार्मिक दान इसकी राशि इसने फिक्स कर दी थी आपकी 2.5%, कितनी, 2.5% तय कर दी थी। यानी 1 लाख रुपए कमाते हो तो 2,500 रुपए वो जाएंगे एफएसटी को। ठीक है, खुम्स क्या था, ये लूट का माल था, क्या था, लूट का माल। और लूट के माल के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी कहती लूट का माल है, तुम्हारा बाप का माल थोड़ी है, हैं। पहले तो जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले क्या था, लूट का माल 1/5 जाता था राज्य को, और जो सैनिक लूट करके लाते थे उनको बोला जाता था 4/5 सैनिकों को, यानी 80% रख लेते थे सैनिक। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मैं आपको बताया, है ना। और ये जो 20% था ये राज्य को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला था, तुम्हारे बाप का माल है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पलट दिया था, राज्य को कर दिया था उसने 80% और सैनिकों को कर दिया था 1/5। ऐसे ही चलता रहा। लेकिन ये जो खुम्स का माल है, लूट का माल है, इसने वापस से कितना कर दिया था, 1/5 कर दिया था, 20%। इसने बोला राज्य को कितना जाएगा, वो जाएगा 1/5। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत इतनी बात में। चलो नेक्स्ट आगे आएंगे। तो इसके टैक्स हो गए। सर जी इसके उपनाम बता दो। उपनाम बच्चे इसके बताऊंगा मैं आपको, उपनाम लिख लो पहला उपनाम लिख लो। इसके उपनाम की बात करते हैं, उपाधि बोलना, उपनाम बोलना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा।
और नाम तो मैंने इसको बता दिया। इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी? इसको बोलते हैं सल्तनत काल का अकबर। सल्तनत काल का अकबर, क्योंकि रोजगार कार्यालय से लेकर के और लोगों की सुविधाओं के लिए बहुत सारे विभाग बनवाएगा। जैसे अकबर ने बहुत सारी प्रथाएं चलाई, आप अकबर में पढ़ोगे, ऐसे ही बहुत सारी प्रथाएं किसने चलाई? इसने चलाई, तो सल्तनत काल का अकबर बोलते हैं। बहुत सारे निर्माण कार्य इसने करवाए। सल्तनत काल का जयसिंह भी इसको बोलते हैं। सल्तनत काल का जय सिंह, कश्मीर का एक शासक रहा है जय सिंह। जय सिंह, ठीक है, कल्हण जैसे दरबारी रहते थे बड़े इंपोर्टेंट, उसने भी निर्माण करवाए हैं, ये आप पढ़ोगे कश्मीर के इतिहास में। तो सल्तनत काल का जय सिंह और सल्तनत काल का अकबर किसको कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। क्यों कहा जाता है ये भी बोलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी नीतियां कौन कौन सी थी। जैसे दीवाने बंदरगाह से लेकर के दीवाने रिलासत जैसे इसने विभाग बनवाए, ठीक है। और आपका दीवाने बंदरगाह बनवाया था किसके लिए? उसने, लिखवाऊंगा मैं आपको अभी, दीवाने बंदरगाह इसने बनवाया था दासों के लिए, है ना। तो ऐसे ही विभागों की स्थापना करेगा ये। सल्तनत काल का जयसिंह बोलते निर्माण, जैसे आपका फिरोजाबाद नगर हुआ, जौनपुर हुआ उत्तर प्रदेश का, ये सब नगर इसी के द्वारा बसाए गए हैं बंगाल आक्रमण के दौरान। चलो आगे आ जाओ भाई, अगली बात पर क्या समझते हैं? उपाधि समझ चुके आप, इसकी उपाधियों में कोई दिक्कत? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है जो इसको ले डूबा, ठीक है, इसने इक्ता प्रणाली को पुनः शुरू किया। इसने इक्ता, या ऐसा मत लिखो, ये पहले लिख लो, चलो, इसने इक्ता प्रणाली को पुनः शुरू किया। अच्छा मुझे बताओ, इससे पहले किसने शुरू की थी और किसने खत्म कर दिया था इसको? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। इसने इक्ता प्रणाली को पुनः, पुनः मतलब दोबारा से शुरू किया। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि भाई इससे पहले इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी भैया जी? तो ये इल्तुतमिश के समय शुरू हुई थी, जिसमें मैंने बताया सैनिकों को जमीन का टुकड़ा देते थे, वेतन नहीं। अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने बोला भाई पैसे दूंगा मैं, तो जमीन से पता नहीं पूर्ति हो रही है नहीं हो रही है, सेना मजबूत काम कैसे करेगी, डिमोटिवेटेड रहेगी सेना, तो उसने सेना को क्या देनी है? नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। अब ये आया तो इसने शुरू किया और एक कमाल क्या कर दिया, इसने इक्ता प्रणाली को पुनः शुरू किया। और देखना, और इक्तेदारी को, इक्तेदारी को, इक्तेदारी को वंशानुगत कर दिया। क्या कर दिया? इक्तेदारी को वंशानुगत कर दिया, जेनेटिक, वंशानुगत कर दिया। यानी जो आने वाली पोस्टेरिटीज होंगी, जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, उनको इक्ता मिल जाएगा। पुराने समय में क्या था, जो इक्ता होता था ना, इक्ता, इक्ता जमीन का एक टुकड़ा था। क्या था? जमीन का एक टुकड़ा, जो इल्तुतमिश ने जिस प्रथा को शुरू किया था, जमीन का टुकड़ा, ठीक है, जमीन का एक टुकड़ा होता था। तो समझो बात को, दरअसल में क्या था कि इसने बोला, अब पहले तो इक्ता सैनिक को मिलता था। किसको? सैनिक को। आज सैनिक सेना में है, अच्छा काम कर रहा है, तो इसके पास इक्ता है। सैनिक लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, लूला मतलब हाथ खराब हो जाना, है ना, काणा हो गया युद्ध में, तो ये उससे एकता ले लेते थे, बोलते भाई अब सैनिक ही नहीं रहा, इसका युद्ध में कोई काम ही नहीं, है ना। कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, तो एकता उससे तब तक था, एकता उसके पास जब तक वो तलवार चलानी जानता था, जब तक ऐसे करता था तब तक उसके पास एकता था। लेकिन जैसे ही वो सेना के लायक नहीं होता था, एकता उससे वापस सैनिकों के लिए था। लेकिन इसने क्या बोला? वंशानुगत। तो जो सैनिक है, जो सैनिक है उसके बेटे को मिल जाएगा इक्ता, या तो पुत्र को, पुत्र नहीं होगा तो दामाद को मिल जाएगा, और दामाद भी नहीं होगा तो इसका कोई दास तो होगा, नौकर तो होगा, उसको मिल जाएगा। चलो, तो इस तरह से इसने इसको वंशानुगत कर दिया। और जब भाई ये जो सेना सैनिक थे, तो ये बढ़िया काम क्यों करते थे सेना में? इन्हें पता था बेटा अगर बहादुरी से तलवार नहीं चलाई ना, आज दो चार की गर्दन नहीं काटी, तो इक्ता वापस है। तो सैनिक बड़े जबरदस्त तरीके से काम करते थे। लेकिन इसने क्या बोला? वंशानुगत है। अब काहे को लड़ रहा सैनिक? पता चलिए रहा भैया वहां लड़ने चलना, सैनिक ने छुट्टी मार दी, बोला अब तो हमारा ही तो है इक्ता। तो क्या है? तो ये समझ सकते हो आप इक्ता का कितना बड़ा कॉन्सेप्ट था और इसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। इसने इसको वंशानुगत करके कितनी बड़ी गलती कर दी। और इसकी इसी व्यवस्था को लिख लेना, इसी व्यवस्था को विरासत का सिद्धांत कहते हैं। इसी व्यवस्था को जो इसने किया, विरासत में मिलने लग गया ना अब तो इसीलिए
विरासत, विरासत बोलते हैं पुरखों से मिलती है, इसी व्यवस्था को विरासत का सिद्धांत कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। चलो भाई, कोई दिक्कत? तो आप समझ चुके होंगे विरासत का सिद्धांत किसने लागू किया था। आपसे पूछे इक्तेदारी को वंशानुगत किसने किया, या बोले इक्ता प्रणाली को पुनः किसने शुरू किया था, तो ये इसी ने शुरू किया था। ठीक है, चलो भाई, अब बात आई इक्तेदारी जब सैनिक टूटने हो गए तो इसने बोला यार युद्ध वुद्ध सब ठीक है, क्या लड़ना, उदारवादी छवि से चल रहा है। तो स्थायी सेना, जो स्थायी सेना बोला था ना अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने बोला था आपसे 4 लाख की सेना थी, नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन खिलजी की तो बड़ी तकड़ी नीतियां थी। स्थायी स्थायी सेना रखना बंद कर दिया, स्थायी सेना रखना बंद कर दिया। चलो भाई, इक्तेदारी वंशानुगत कर दी, नगद वेतन का सिस्टम खत्म कर दिया। तो अब बात आती है कि कभी पूछे ना आपसे स्थायी सेना सबसे बड़ी दिल्ली में किसके पास रही, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी सबसे बड़ी स्थायी सेना। इसके पास ज्यादा क्या था जी, इसके पास थे गुलाम ज्यादा, गुलाम बहुत इकट्ठे करे इसने। इसके समय पर पूछता है किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय गुलामों की संख्या सर्वाधिक थी। इसके समय में गुलाम या दास लिख लेना, स्लेव्स जो होते थे, गुलाम सर्वाधिक थे। गुलाम क्या थे, सर्वाधिक थे। ठीक है, अब जब गुलाम ज्यादा हो गए, गुलाम ज्यादा हो गए, गुरुजी इक्ता प्रथा गौरी ने चलवाई थी, डाउट है मैं अवधेश उड़ा दूंगा तुझे। मैंने बोला था गौरी ने उत्तर भारत में चलाई, उत्तर भारत में, इल्तुतमिश ने उसको पूरे भारत में चलाया। तो मैंने वहां जोर दे करके कहा था भैया अगर पूछा जाए कि इक्ता प्रथा किसने शुरू की तो इल्तुतमिश उत्तर देना, नॉर्थ इंडिया पूछता नहीं है, वहां भी बताया था। आप लोगों की बड़ी कमी है, डाउट आपको होना नहीं चाहिए। एक कह रहा था मैंने वो लिखवा रखा ऐबक का जीजा, कह रहा जी गौरी का जीजा क्यों बताया। मैंने उसके हाथ जोड़े, मैंने कि बाबूजी मुझ पर कोई गलती हुई होगी, मुझे क्षमा करो, एक बार मुझे दिखाने का कष्ट करो कि मैंने कहां बोला गौरी का जीजा। कह रहा गुरुजी गलती होगी। तो भैया ऐसा क्यों करते हो, जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो। आगे आ जाओ, आगे क्या बोलोगे। इसके समय में गुलाम सर्वाधिक थे। तो भैया जब गुलाम ज्यादा थे तो इसने गुलामों की देखरेख के लिए, यानी गुलामों को ठीक करने के लिए इसने, कि गुलाम इतने ज्यादा गुलामों का संचालन कैसे होगा, तो संचालन करने के लिए इसने क्या कर दिए, कुछ विभाग बनाए। और इसके जो विभाग है जिसकी वजह से मैं इसको अकबर नाम दे रहा था, तो इसके लिख लेना, इसके कुछ विभाग हैं, इसके विभाग, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से इसने बनवाए थे विकास के लिए। तो विभाग कौन कौन से हैं, एक था दीवान ए बंदरगान, दीवान ए बंदरगान बनवाया इसने, दीवान ए बंदरगान। तो दीवान ए बंदरगान किसके लिए था, ये था गुलामों के लिए, दासों के लिए, क्या बोलोगे, गुलामों के लिए बनवाया था इसने दीवान ए बंदरगान। ठीक है, एक बनवाया इसने दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, इन्हीं की वजह से इसको अकबर कहा जाता है। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात किसके लिए था, अपनी विशेष जाति के लिए, मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं की मदद के लिए, मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए ये क्या चंदा वगैरह देता था, विधवाओं की मदद करता था। तो कहते हैं अगर फिरोज शाह तुगलक ने ये जो अपना नियम था या ये जो विभाग है संपूर्ण लोगों पर लागू किया होता तो ये आज इतिहास में फिरोज शाह तुगलक को सबसे ऊंचा माना जाता। लेकिन इसने कुछ चंद लोगों के लिए इसको किया, मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं के लिए, मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं के लिए, विधवाओं के लिए क्या बनवाया था इसने, तो उनकी मदद के लिए इसने बनवाया था दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। एक बनवाया इसने दीवान ए इतिहास, क्या बोलोगे, दीवान ए इतिहास, ये किसके लिए था, तो मैंने बोला ये जैसे मुस्लिमों के लिए कर दिया, लड़कियों के लिए, वृद्धियों के लिए कर दिया। ये थी वृद्ध पेंशन के लिए, जो बूढ़े लोग थे उनको पेंशन देता था ये, वृद्ध पेंशन के लिए। ठीक है, इसके बाद में एक और विभाग बनवाया है इसने दीवान ए, जो अभी मैं आपको बता रहा था, दीवान ए रिशालत, दीवान ए रिशालत, ये किसके लिए था, लोक शिकायतों के लिए। बहुत सारे शासकों ने काम किया, जैसे मैंने बोला इल्तुतमिश ने 2 शेर लगवा लिए थे, है ना, बहुत सारे, जहांगीर न्याय की जंजीर लगवाएगा। भैया ये स्क्रीन बंद होगी, इसको देख लेना एक बार, बहुत बढ़िया।
गुरुजी क्या एमबीटी ने चमड़े का सिक्का भी चलाया था? प्रतीक त्रिपाठी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद मैं मिस कर गया, ये मैंने आपको नहीं लिखवाया, एमबीटी में लिख लेना। आज जहां से बच्चे ये शुरू किया है ना आपने फिरोज शाह तुगलक, तो इसमें लिख लेना एमबीटी, जहां मैंने लिखवाई ना सांकेतिक मुद्रा, या फिरोज शाह के साथ में कोने पर यहां लिख लो, एमबीटी ने चमड़े की मुद्रा भी चलवाई थी। और बच्चे सिक्कों के लिए मैं आपकी एक क्लास लूंगा, सिक्कों का विकास कैसे हुआ है पूरी दुनिया में, कहाँ कागजी मुद्राएं चली, भारत में सोने के सिक्के की एक लिस्ट बनवाऊंगा, क्या नाम था उस सिक्के का, कौन से राजा ने। ठीक है, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दीवान ए रिसालत किसके लिए था? लोक शिकायतों के लिए था। जैसे जहांगीर न्याय की जंजीर लगवाता है, उसी तरह दीवान रिसालत इसने बनवाया, किसके लिए? लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। ये कभी कभी भी आपको भूलना नहीं है। और क्या क्या काम किया इसने? महिलाओं का मजार पर जाना बंद कर दिया, बोला महिलाओं अब मजार पर नहीं जाएंगी। मजार क्या? जहां लोगों को दफनाया जाता है। महिलाओं का मजार पर जाना बंद, मजार पर जाना, मजार पर जाना क्या कर दिया उसने? बंद कर दिया। ठीक है, कि अब कोई भी महिला नहीं जानी चाहिए, और जाई तो पकड़ी गई तो काटूंगा उसको। सोने चांदी के बर्तन, बोला जो शरीयत में नहीं है, जो मुस्लिम मुस्लिम विधियों में नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोने चांदी के बर्तन का जो उपयोग था, किस शासक ने बंद किया था? सोने चांदी के बर्तनों पर इसने क्या बोला? रोक लगा दी, बोला दिख नहीं जाए। दीवालों पर, दीवालों पर चित्रकारी नहीं करेगा कोई भी, दीवालों पर जो चित्रकारी थी ये खत्म कर दी इसने, बोला कोई भी चित्र नहीं बनाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, न्याय का घंटा पुष्पेंद्र कुमार मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में। बच्चे बता दो जरा इनको, न्याय का घंटा किसने लिखवाया था? पर तुम्हारे कमेंट ही नहीं दिखेंगे शायद इनको। तो बच्चे ये तीन प्रथाएं, क्या ये अकेला शासक था जिसने इन चीजों को लागू किया? नहीं, इसके बाद में शासक सिकंदर लोदी और औरंगजेब इन्हीं सेम चीजों पर रोक लगाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी। अग्रगामी मतलब पहले ही जिसने कर दिया हो, पहले कर दिया हो। सिकंदर लोदी भी यही चीजें करेगा। सिकंदर लोदी ब्राह्मणों का जो ये गंगा यमुना स्नान होगा उस पर रोक लगा देगा, मजार पर जाना बंद कर देगा। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी इसको कहा जाता है। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहते हैं, का अग्रगामी, आगे जिसने पहले ही ये काम कर रखे थे। अग्रगामी कौन है? ये है आपका FST, फिरोज शाह तुगलक। क्या बोलोगे? फिरोज शाह तुगलक को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने रोक लगाई बहुत सारी, उसने बहुत सारी रोक लगाई, किसकी तरह? सिकंदर लोदी और औरंगजेब की तरह। ओके, बहुत बढ़िया। गुरुजी बर्तन को सही लिख दो भाई, इसको कहते हैं स्टूडेंट, तो ये होता है स्टूडेंट, असली छात्र। गुरुजी बर्तन को सही लिख दो। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं है, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, भाई वाह, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शानदार। चलो, तो ये क्या बोले? ये इसकी रोक लगाई गई है। ठीक है, मैंने बोला इसके समय पर दास सबसे ज्यादा थे, तो ये तो हो गए अकबर वाले काम। अब इसको सल्तनत काल का जय सिंह क्यों बोलते थे? तो लिखना, इसने बहुत सारे नगर बसाए, बहुत सारे नगर बसाए, कहते 300 नगरों की स्थापना की, बहुत सारे नगर बसाए। बहुत जगह आपको कई इतिहासकारों ने उसको 3000 लिख रखा है, तो ऐसा कभी पूछता नहीं है। तो एक बनाया था इसने जौनपुर, जौनपुर यूपी में। जौनपुर से कौन सी नदी बहती है? कुछ बच्चे जौनपुर के होंगे, वो जानते होंगे। गोमती नदी जौनपुर को बीचों बीच बांटती है। जब ये बंगाल विद्रोह का दमन करने के लिए आ रहा था, तो जो बंगाल जाने का रास्ता था दिल्ली से, वो जौनपुर होकर के जाता था। तो इन्होंने सोचा जौनपुर में एक अपना बेस बना लेते हैं। तो जौनपुर को तब इसने बसाया था कि भाई बंगाल विद्रोह जब जाते हैं आते हैं, बार बार बंगाल विद्रोह होता है, तो इस जौनपुर को हमको बसाना चाहिए। ठीक है, तो ये जूना खां के नाम पर बसाया था। और जूना खां कौन है? सिर वाली जू नहीं है ये मोहम्मद बिन तुगलक है, MBT है ये, MBT। ठीक है, तो जौनपुर को बसाया था। जौनपुर के साथ में जैसे आपका फिरोजाबाद, यूपी का फिरोजाबाद, चूड़ी, मैंने चूड़ी है खनकाई अब तो आज। चलो भाई, क्या बसाया इसने? जौनपुर बसा दिया। फतेहाबाद किसने बसाया? फतेहाबाद जेल, फतेहाबाद किसने बसाया था? इसी ने बसाया। फिरोजा शाह कोटला, फिरोजा शाह कोटला, अब तो नाम बदल दिया इसका, फिरोजा शाह कोटला।
तो मंत्री जी के नाम पर कर दिया, मंत्री जी एक्सपायर हो गए थे। कौन से मंत्री हैं, क्या बोलोगे? अरुण जेटली जी के नाम पर अब इसको कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला, ये इसकी प्रमुख निर्माण कार्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन्हीं की वजह से इसको जयसिंह का टाइटल दिया गया। और इस जौनपुर को हम कहते हैं सिराज हिंद। बहुत बार यूपी के एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपी का कौन सा नगर सिराज ए हिंद कहलाता है? सिराज ए हिंद यूपी का कौन सा नगर कहलाता है? तो क्या बोलोगे जी? जौनपुर कहलाता भैया जी, जौनपुर। याद रख लेना इस बात को। चलो भाई आगे आते हैं। फिर आगे आएगा इसकी आत्मकथा, खुद ही लिखिए। आत्मकथा खुद ही लिखता है आदमी। इसने आत्मकथा कौन सी लिखी? फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहत भी लिखा मिलता है कई जगह आपको, फुतुहत ए फिरोज शाही। फारसी भाषा में लिख गया इसको अपनी आत्मकथा। तो पूछा जाता है फुतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी? ये लिखी थी आपकी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन फिरोज शाह के ऊपर एक और बुक है भैया, तारीख ए फिरोज शाही, जो मैं बार बार नाम लेता हूं ना, बर्नी ने ये बताया, तारीख ए फिरोज शाही। तुगलक वंश के बारे में जानने के लिए बड़ी अच्छी पुस्तक है। तुगलक वंश का वर्णन किसमें मिलता है? तारीख ए फिरोज शाही में। किसने लिखी है? बर्नी ने लिखी। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी है? कौन लेखक हैं इसके? बर्नी। क्या बोलोगे? बर्नी इतिहासकार है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे आएंगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत भैया? आत्मकथा हो गई इसकी, तारीख फिरोज शाही इसी ने लिख दी। और तो इसमें फिर शासक आ जाते हैं। और हाँ हाँ हाँ, जो अशोक स्तंभ था, अशोक पिलर जो था सारनाथ में, अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के कौन गया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के गया था कौन? FST। क्या कर दिया था इसने? अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के ये चला गया था। और इसके बाद के शासक भैया कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद में आया था मोहम्मद खान। कौन आया था? मोहम्मद खान आया था। ये 1388 में बैठा और यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है। फिर आया था गयासुद्दीन तुगलक। वो नहीं जो वंश का स्थापक है, नहीं, ये था गयासुद्दीन तुगलक शाह। कौन था ये? गयासुद्दीन तुगलक शाह। इसी साल ये भी गद्दी पर बैठा, ये भी गया, ये भी गया भैया। थोड़ा सा फिर आता अबू बकर, खलीफा अबू बकर नहीं, ये अबू बाकर, ये शासक था। अबू बाकर 1389 से लेकर के 90 तक रहा। ठीक है, लिखना आपकी मर्जी है, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। नसीरुद्दीन महमूद था। फिर कौन था? फिर नसरुद्दीन महमूद नहीं, सॉरी, मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद था। फिर और ये कब से कब तक था? 1390 से 94 तक। फिर आया इसमें, यहां इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा, आपसे पूछ सकता है कि जो आपका भैया क्या बोलेंगे इसको, सॉरी, मुगल काल में एक शासक हुमायूं हुआ, एक अन्य शासक हुमायूं और हुआ था, उसका संबंध किस वंश से है? तो वो तुगलक वंश से है। हुमायूं, एक हुमायूं जो 1 साल के लिए बैठा था 1394 से 1395 तक। और अंतिम शासक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंतिम जरूर याद कर लेना, ये याद करो ना याद करो, एक तो हुमायूं को और एक अंतिम को। अंतिम शासक कौन था इनका? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। बच्चा ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। एक कह रहा है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के, उद्दीन उद्दीन क्यों लगाते थे जी अपने नाम के आगे? है उद्दीन, कुतुबुद्दीन, नसीरुद्दीन, उद्दीन लगाते हैं। अरे भैया ये भी कोई बात हुई है? नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद कब से कब तक रहा भैया? अंतिम समय में यही शासक था आपका 1395 से लेकर के और 1414 तक। ठीक है। और यही इंपोर्टेंट आक्रमण होता है, बहुत सी किताबों में आप देखते होंगे बच्चे, समझना ध्यान से। तो मैंने उस बच्चे को बताया था कुतुबुद्दीन ऐसे लगाते जैसे हमारे सोनू, मोनू, रोनू, टोनू, गोनू, जियानू में लगा देते हैं, है ना, नू ऐसे लगा देते। बताओ मैंने अच्छा उत्तर दिया उस बच्चे को? नहीं दिया। शानदार जवाब था मेरा, नहीं? तारीफ कर देख रहे ऐसे। देखो कुछ पुस्तकों में आप पढ़ते हैं बच्चे, तो तब आपको मिलता है जो ये तुगलक थे, बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है तुगलक थे 1320 से लेकर के 98 तक। सही भी बात है,
सही भी बात है। दरअसल में नसरुद्दीन महमूद है भैया 1398 में। तो इसी के समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, याद रख लेना। इसी के समय 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, तैमूर लंग का आक्रमण। और तैमूर लंग कौन है? चंगेज खां का रिश्तेदार है। तैमूर लंग का आक्रमण, ठीक है। तो कहते हैं तैमूर लंग जब दिल्ली आए तो दिल्ली को तहस नहस इसने कर दिया 1398 में। और बहुत सारी बातों को सुन करके, कोहिनूर हीरे वगैरह के बारे में सुन करके ये आया था, ठीक है। वाह वाह सर जी, आपने 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 बच्चे ऐसा ही कर दिया, ठीक है गुड्डा, एकदम बढ़िया। तो ध्यान से समझना बच्चे क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। तो जो तुगलक वंश है भैया जी, तो तुगलक वंश क्या है आपका 1320 से 98 कहने का कारण है कि 1398 में तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया, इसके बारे में कहते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी जिसने दिल्ली को ध्वस्त कर दिया। तो कहते हैं कि यहाँ ये जो तुगलक वंश था ये खत्म हो गया। दरअसल में खत्म नहीं हुआ था, ये तैमूर लंग के अधीन ही गद्दी पर बैठे रहे। तैमूर लंग ने अपना राजवंश नहीं स्थापित किया, तैमूर लंग भारत में रुका, लेकिन गद्दी पर बने रहे थे कौन? आपके ये महमूद जो है गद्दी पर बना रहा और अपना संचालन करता रहा। लेकिन शक्ति इसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, सिर्फ गद्दी पर नाम मात्र का शासक ये बचा था। तो इस वजह से वो बोलते हैं, है ना। और जब वापस ये तैमूर लंग गया था, जब वापस तैमूर लंग जाता है तो तैमूर लंग गद्दी को खिज्र खां को दे करके जाता है। तैमूर लंग ने ये दिल्ली की गद्दी किसको दी थी फिर? 1414 में खिज्र खां को। और वही खिज्र खां है जिसने सैयद वंश की स्थापना की, सैयद वंश की स्थापना कर दी। सैयद वंश बड़ा छोटा सा वंश है, इसमें ना भी पढ़ो कुछ, 2-4 पॉइंट ही आपको पढ़ने हैं। 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश रहा। तो आप समझ चुके होंगे इसकी जो सेना थी दिल्ली में, इसका जो सेनापति था, जो लीड करता था तैमूर लंग के आसपास के आक्रमण और लूट को, वो व्यक्ति था, संस्थापक था कौन? आपका खिज्र खां। क्या बोलोगे? सैयद वंश का संस्थापक कौन है भैया जी? खिज्र खां है, खिज्र खां, खिज्र खां, ठीक है। रैयत ए आला की उपाधि इसने धारण की थी। रैयत ए आला, बड़ा उदारवादी शासक, और उदारवादी इतना कि कहते हैं कि जब इसकी मौत हुई तो लोगों ने काले वस्त्र पहन करके विरोध प्रकट किया, दुख मनाया लोगों ने। तो दिल्ली की गद्दी पर वह शासक जिसकी मृत्यु पर लोग बहुत रोए, काले वस्त्रों में विरोध प्रकट किया, वो कौन है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, कोई दिक्कत? सैयद वंश। बच्चे कुतुब मीनार में बड़ा कंफ्यूजन रहता है तुमको, मैं कुतुब मीनार को वहां भी बोल चुका था, एक ब्लॉग बना के तुम लिख ही लो कुतुब मीनार। बहुत बच्चे तुम कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे देखो, इसको मैंने उस दिन भी आपको बोला कि इसका जो निर्माण कार्य शुरू करवाया वो ऐबक ने शुरू करवाया। किसने? ऐबक ने शुरू करवाई, ठीक है। इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाई। क्या करवाई? इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाई। ये मैं आपको स्टैटिक जीके वाले टॉपिक इसीलिए मिस कर देता हूं क्योंकि वो वहां पढ़ेंगे हम लोग। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाने के बाद में जो एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक, इसके समय इस पर क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई, तो ऊपरी मंजिल जो बनवाई थी वो एफएसटी ने बनवाई थी 1368 में। फिर क्या होता है? फिर एक बार भूकंप आ जाएगा इसमें 1505 में। दिल्ली में भूकंप आया 1505 में, तो सिकंदर लोदी इसका निर्माण करा देगा, फिर मरम्मत करा देगा, है ना। सिकंदर लोदी बहुत बार, फिर अंग्रेजों ने इसकी मरम्मत करवाई है, सिकंदर लोदी। तो ये कुतुब मीनार का इतिहास है, ओके, याद रख लेना इस बात को, ठीक है। बहुत बढ़िया। सिक्के बच्चा अलग से ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, अलग से पढ़ाऊंगा। अलग से कब पढ़ाओगे सिक्के? बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, अकबर के आसपास में सिक्के पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहां तक कोई दिक्कत? संस्थापक कौन है? खिज्र खां। लास्ट के 2-4 मिनट में मैं आपके कमेंट लूंगा, तब तो आप इसको क्या कर लेंगे, इतने अपने बाकी टॉपिक को समझो। आप अपने टॉपिक मुझे बता, वो सॉरी, अपने आप जो भी डाउट्स हो वो लिख करके भेज देना। संस्थापक कौन है? खिज्र खां है, और खिज्र खां को ही हम किसके नाम से जानते हैं? रैयत ए आला के नाम से जानते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कब बैठा गद्दी पर? 1414 से लेकर के 1421 तक गद्दी पर बैठा, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद में कौन आता है गद्दी पर? खिज्र खां के बाद में गद्दी पर आया आपका
कौन आया? मुबारक शाह। मुबारक शाह आ गया गद्दी पर। ठीक है, मुबारक शाह वह शासक है जो गद्दी पर बैठा तो इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। क्या पढ़वाया था? खुतबा। खुतबा मैं आपको बता चुका। ऐसा कौन सा शासक था ये बताओ जिसने खुतबा नहीं पढ़वाया था? खुतबा बहुत सारे शासकों ने पढ़वाया है। ठीक है, तो खुतबा पढ़वाया। खुतबा बोलते थे प्रशंसा, खुद की ही तारीफ करना। लेकिन इसके समय की एक पुस्तक है, इसके समय की, मुबारक शाह के समय की एक पुस्तक है, तारीख ए मुबारक शाही। क्या बोलोगे? तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। और तारीख ए मुबारक शाही बुक ये किसने लिखी है? इसके राइटर कौन है? लिख लेना, तारीख ए मुबारक शाही बुक जो है याहिया बिन अहमद ने लिखी है। किसने? याहिया बिन अहमद। याहिया बिन अहमद ने लिखी है। याहिया बिन अहमद सर हिंदी, हिंदी वाले सर नहीं, सर हिंदी ने लिखी है। तो मुबारक शाह के समय की महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलो, फिर इसके बाद में आता है मुबारक शाह के बाद में, मुबारक शाह 34 तक हो गया। मुबारक शाह के बाद में फिर आया मोहम्मद शाह, तीसरा शासक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और वो कब तक है आपका? 34 तक। तो ये था 1434 से लेकर के 1445 तक। ठीक है भैया। डी, अंतिम शासक था आलम शाह। आलम शाह। आलम शाह कौन है? नोट करके लिखना, ये अंतिम शासक है। अंतिम शासक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं भैया, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? आलम शाह है। तो दरअसल में ये मरा तो बहुत लेट था, 1477 में इसकी मौत हुई है। लेकिन ये क्या कलाकारी करता है कि 1445 के बाद ही ये 1451 तक तो दिल्ली में रहा, और ये खुद ही दिल्ली को छोड़ करके बदायूं चला गया था। दिल्ली छोड़कर कहाँ चला गया था? बदायूं चला गया था। बदायूं चला गया था। तो दिल्ली की गद्दी जब खाली हो गई तो अफगानों को मौका मिलेगा। देखो, दिल्ली सल्तनत पर अब तक तो तुर्क थे, अब अफगान आ जाएंगे। ठीक है, तो सैयद वंश तक हम पढ़ चुके। फिर आते हैं आपके अफगान। कौन आते हैं? अफगान। तो यहां शुरू होगा हमारा कल से टॉपिक आपका लोदी वंश का। किसका? लोदी वंश। लोदी वंश जो राज करेगा आपका 1451 से लेकर के बाबर के आक्रमण, पानीपत के प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526 तक। ठीक है, वो कौन होगा? वो होगा लोदी वंश। ये प्रथम अफगान वंश भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अभी लोदी आएंगे तब पढ़ोगे भैया दौलत खां लोदी के बारे में। अब अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो फटाफट से। ऐबक ने खुतबा नहीं पढ़वाया था सर जी, ऐबक ने खुतबा नहीं पढ़वाया था। बहुत बढ़िया। चलो, इधर उधर क्वेश्चन मत पूछो, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो पूछो, फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, कोई भी फालतू का प्रश्न नहीं भैया। गुरुजी नहीं पूछा जाएगा बच्चा। शाह की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था सर जी? मुबारक शाह ही है भैया। जो मुबारक शाह बताया ना मैंने आपको अभी, ये शाह की उपाधि इसी की थी। मुबारक शाह, शाह की उपाधि इसी ने धारण की थी। बहुत बढ़िया। अकबर तो सर जी आया भी नहीं, तो इसको अकबर कैसे बोला गया? और मैं पगलू, आज तो जानते हो ना आप अकबर, तो इतिहास बहुत सारा बाद में लिखा गया, तो इतिहास में लिखा गया है उसको। तो उसकी तुलना मुगल काल से की गई है कि वो सल्तनत काल में, सल्तनत काल का अकबर था। कह रहा जी अभी अकबर तो आया ही नहीं है भैया जी। तो अब तो इतिहास आप पढ़ चुके, तो जो वर्तमान काल के इतिहासकार है उन्होंने कहा है उसको। बहुत बढ़िया। अकबर इसीलिए कहा गया क्योंकि अकबर ने भी जैसे कि बहुत सारी व्यवस्थाएं लोगों के लिए की थी, इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं इसने की थी। मैं बैठ जाऊं थोड़ा सा, आप लोगों के डाउट आराम से पढ़ता हूँ। क्या बोलेंगे? गयासुद्दीन तुगलक ने बच्चे नहरों की सबसे पहले स्थापना की थी, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया। बिल्कुल ठीक है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया। देखो एक बच्चा पूछ रहा है, इसने बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पूछ रहा गुरुजी जो सके हर्ब था सिंचाई कर था वो कितना लिया जाता था? 1/10 लिया जाता था। सिंचाई कर सके हर्ब, सर क्लास में मजा आ जाता है। अच्छा, मजे के लिए आते हो सर। आजादी से पहले, कमेंट दिखाओ ऊपर नवीन, आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था, तब तो पाकिस्तान का प्राचीन इतिहास भारत के जैसा है। बिल्कुल
हाँ वो लोग यही पढ़ते होंगे। वैसे तुम्हें लगता है कि वहाँ इतिहास पढ़ता भी होगा कोई? कौन इतिहास पढ़ता होगा वहाँ? बहुत बढ़िया। 1400, 14 से 51 तक आप पहले लिख दिए हैं। हमारा भी देख लो सर जी, आप पहले लिख दिए, कुछ गलत लिख दिया क्या? 1414 से 51? क्या कुछ गलत लिख दिया था मैंने? अबे भैया क्या कर रहे हो यार। ठीक है, चलो। एफएसटी का सुदर्शन झील में कोई योगदान नहीं जी, कोई योगदान नहीं। मैंने बता दिया आपका रुद्रदामन, स्कंदगुप्त को याद रखो। मैंने बताया था वहां से अशोक ने नहरें निकलवाई थी, अशोक याद रखो। और पुष्यगुप्त को याद रखो, चंद्रगुप्त मौर्य से। 4 लोग याद रखने हैं आपको सिर्फ। चलो। हुमायूं कौन सा शासक है? सो हुमायूं एक तो ये हो गया भैया 1 साल के लिए, जो मैंने आपको भी बताया, तुगलक वंश में। इसके बाद हुमायूं आपका आएगा ही, जो 1530 से 1540 रहेगा, और फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ेगा, वापस दिल्ली की गद्दी को 1556। वो मुगल काल में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। चलो भाई। फिरोज शाह कोटला इसने ने बनवाया, बहुत बढ़िया। फिरोज कौन था भैया? फिरोज फिरोज शाह तुगलक कोई कहते हैं। माई नेम इज अरविंद पांडे। अलाई दरवाजा बता दो बच्चे, बता दिया मैंने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा वो दरवाजा था जिसको हम बोलते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक दक्षिणी दरवाजा था। बहुत बढ़िया। तैमूर लंग कहाँ से आया? मध्य एशिया से आया भैया, मध्य एशिया से। अरिथमेटिक का कुछ बता दो सर जी। रोजगार कार्यालय इसी ने भैया, फिरोज शाह तुगलक ने। मैंने क्लास में बोला है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला इसको अकबर इसीलिए कहा गया क्योंकि उसने लोगों के लिए रोजगार कार्यालय बनाया था। बहुत बढ़िया। मोहम्मद शाह को रंगीला कहते हैं, मुगल काल में पढ़ोगे मोहम्मद शाह रंगीला आएगा। मोहम्मद शाह रंगीला आएगा भैया। वो जब आएगा जब उधर बाजीराव आएगा मराठा साम्राज्य में। सैयद वंश कितने वर्षों तक चला है भैया? 1414 से 51 चला है यार, इसमें क्या सोचना है आपको है? 1414 से तो मैं भी जोड़ घटा नहीं कर सकता हूँ। 31 और 6, 37 वर्ष हो गए। 37 वर्ष हो जाएगा। एकता प्रथा गुरुजी इसको फिर से बताओ। बच्चा एकता प्रथा उत्तर भारत में, फिर से बताओ, उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में मोहम्मद गोरी ने, और अगर पूरे भारत की बात करें तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। बहुत बढ़िया। ये बच्चे अभी आगे पढ़ोगे, अगले क्वेश्चन मत पूछो आगे के, ये सब पढ़ेंगे आप। वेरी गुड। सर योग का वर्णन किस वेद में है यार? योग पतंजलि ऋषि ने योग शास्त्र में लिखा है, योग शास्त्र में। चलो आगे। लंबे समय तक जीएस को कैसे याद रखें? रिवीजन करते रहो बच्चे, रिवीजन करते रहो। ऊपर करो, ऊपर कमेंट। आप इतना पढ़ा रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए? बताओ यार, तुम्हें जब इतनी चिंता है तबीयत कैसे खराब हो जाएगी? ठीक है भैया। हिस्ट्री बच्चे यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं आपकी, आप देख सकते हैं। जब आपके एग्जाम का टाइम आएगा, मैराथन लेने के लिए आएगा, तो मैं सबसे आगे रहूंगा, निश्चिंत रहे। आपकी मैराथन लेने के लिए, रिवीजन कराने के लिए, सारी चीज़ों का, कोई भी विषय हो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। थ्योरी पार्ट से भी रिवीजन होगा, और इसके बाद में आप देखोगे थ्योरी के बाद में आपका फिर क्वेश्चन क्वेश्चन पार्ट से भी रिवीजन होगा। मैं खुद अपने सब्जेक्ट तो कराऊंगा ही, कम से कम एटलीस्ट पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट को हम क्वेश्चन वाइज में रिपीट करेंगे, यहीं एप्लीकेशन पर ही करेंगे, निश्चिंत रहो। हर चीज़ का रिवीजन होगा, बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है। 300 नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबका। हुमायूं का मकबरा कहाँ? बच्चा अभी हुमायूं का आ जान दो, तब हुमायूं समझेंगे, है ना? हुमायूं का आ जाने दो पहले, तब बताऊंगा मैं हुमायूं का मकबरा कहाँ है। चलो कोई दिक्कत नहीं, 3-4 दिन ही कैसे याद रह पाता है? 3-4 दिन ही याद रहता है सर जी, फिर भूलने लग जाता हूँ। बच्चे फिर रिवीजन करो, अपना आप ठीक होता चला जाएगा। ओके। देखो जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो क्लास पूरी करके छोड़ के भाग गए, तुम बैठे हुए हो। तुम क्यों बैठे हो? तुम अपना टाइम पूरा कर रहे हो, हैं? चलो, कोई कोई बच्चा ऐसा होता, क्लास पूरी हुई, ठीक है, खत्म होगी, निकलो। भाग जाओ एकदम से। चलो, तो ध्यान रखो भैया अच्छे से। अगर कुछ बचेगा आपका तो उसको मैं अपना आप, क्योंकि मेरे नोट्स है, मेरे लिखवाए हुए हैं, तो मैं देख लूंगा। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं कुछ भी छूटा होगा उसको मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, बता दूंगा भैया हम थ्योरी पार्ट में हमसे मिस हो गया था, ये हमने पढ़ लिया है।
बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, 100% सिलेबस आपका उससे भी ज़्यादा। और बहुत कुछ आशा करता हूँ कि आप इतिहास में कुछ सीख पा रहे होंगे, है ना। तो अपना ध्यान रखो, बाय बाय।